हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट या ओवम भी कहते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, मतलब कि स्पर्म कैसे बनता है एक मेल में। तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे ओवम कैसे बनता है एक फीमेल में, जिसको हम एग भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको सभी को पता, बेसिकली इतना पता ही होगा, हर एक फीमेल को प्यूबर्टी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, जिसमें क्या होता है, उनका ओवम ओवरी से बाहर निकलता है और स्पर्म की तलाश करता है। मतलब कि अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है तो फिर तो उसको उनको पीरियड्स नहीं आते। ठीक है। बट अगर जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता स्पर्म से, तो उनको अपने पीरियड्स आते हैं। क्यों पीरियड्स क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, वो जो अपना एग होता है, जिसको हम एग भी बोलते हैं, जिसको इमेच्योर ओवम होते हैं, बेसिकली याद रखिएगा। जब तक उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो इमेच्योर ओवम ही रहते हैं। ठीक है। जो इमेच्योर ओवम होता है, जिसको हम एग भी बोल देते हैं, वो अपना रप्चर होकर ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर वो फर्टिलाइजेशन उनकी हो जाती है, मतलब कि जो अपना ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है अपना स्पर्म के हेल्प से। ठीक है। तो वो अपना आगे ज़ैगोट बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, फीटस बनाता है, बेबी बनाता है। ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो वो अपने पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाता है ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक है। अब हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके सभी चीजें डिस्कस करेंगे। ये अपना सारा साइकिल वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। oogenesis the biological process by which a mature female gamete ovum is formed from a oogonia in the ovaries. It begins during fetal life, pauses for many years, resume after puberty and complete only after fertilization. तो इसका डेफिनेशन ये कह रहा है, जो oogenesis है ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। जिसके द्वारा एक मैच्योर फीमेल ओवम बनता है, मतलब एक मैच्योर फीमेल एग बनता है। ठीक है। और कहां से बनता है? ये बनता है हमारा ऊगोनिया से। एक मैच्योर ओवम बन रहा है, कहां से बन रहा है? ऊगोनिया से बन रहा है। और बन कहाँ रहा है? ओवरीज में बन रहा है। ठीक है। बन रहा है ऊगोनिया से, बन कहाँ रहा है? ओवरीज से। और शुरू कब हो रहा है? फीटल लाइफ में हो रहा है। फीटल लाइफ मतलब जब तक एक बेबी वोम के अंदर रहता है, उसको हम फीटस से डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फीटस से, है ना। जैसे वो बेबी, अब बेबी अपना मतलब कि ओवम वोम से बाहर आ जाता है, उसको हम बेबी कहते हैं। बट जब तक वो वोम में रहता है, उसको हम फीटस कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि ये हमारा शुरू हो जाता है फीटल लाइफ में, जब एक बेबी वोम के अंदर ही होता है, जब एक फीमेल गर्ल, मतलब एक फीमेल बेबी अपना, गर्ल बेबी अपना वोम के अंदर रहता है, तभी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। और जैसे वो बाहर आता है, ये बहुत समय तक ये पोस्ट रहता है। क्यों पोस्ट रहता है? इसका रीजन आप आगे जानोगे। ठीक है। आप इतना याद रखो, ये शुरू होता है फीटल लाइफ में, और बहुत समय, लंबे समय तक ये रुका रहता है। और कब रिज्यूम होता है, मतलब कि कब ये फिर से स्टार्ट होना शुरू होता है? प्यूबर्टी के बाद। मतलब कि इसका आधा प्रोसेस पहले ही हो जाता है फीटल लाइफ में ही। ठीक है। और बाकी का प्रोसेस होता है हमारा प्यूबर्टी के बाद। ठीक है। प्यूबर्टी पता है ना आपको, 30-40 ईयर्स में बात शुरू होती है, जब हमारे मतलब कि जब फीमेल्स के सेकेंडरी ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप करना शुरू होते हैं, है ना। बहुत सारे उनमें चेंजेस दिखने लग पड़ते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है। आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये हमारे प्यूबर्टी के बाद में फिर से रिज्यूम होते हैं, मतलब कि फिर से शुरू होना, मतलब फिर से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। मतलब कि बीच में स्टॉप हो जाता है, बहुत 10-14 ईयर के लिए स्टॉप हो जाता है। उसके बाद में प्यूबर्टी जैसे आती है, उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और कंप्लीट कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आप रहने दो अभी, लाइन आपको नहीं समझ आएगा, ये आप जब आगे प्रोसेस समझोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है। कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऐसे समझ इतना, कि जब हमारा इमेच्योर ओवम ओवरी से निकल जाता है, मतलब कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी गर्ल को, तब उसमें पता है आपके 4 फेजेस होते हैं, ल्यूटरल फेज, ओवुलेशन फेज। तो बेसिकली क्या होता है, ओवुलेशन फेज में जब एग निकलता है ओवरी से, ठीक है ना, तो अपना फेलोपियन ट्यूब्स में ना वेट कर रहा होता है स्पर्म की। ठीक है। अगर वो उसको स्पर्म आया तो उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो वो मेच्योर ओवम बन जाता है। ठीक है। अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाया, अगर स्पर्म आया नहीं, अगर वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाया, तो वो अपना इमेच्योर ओवम ही रहता है। और अपने 5-6 दिनों के बाद वो अपना रप्चर्ड हो जाता है और ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कंप्लीट होता है अपना फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। जो मेच्योर ओवम बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। अब इसका थोड़ा पढ़ते हैं, लोकेशन क्या है इसकी। ओवरी के अंदर होता है, स्पेसिफिकली कहाँ होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स में होता है, फॉलिकल्स में होता है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि वहां पे कहाँ पे होता था स्पर्म की फॉर्मेशन? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, याद रखिएगा, टेस्टिस के सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता था। ठीक है। और स्टोर कहाँ होता था? लेडिक सेल्स में। ठीक है। तो उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? हमारा स्टार्ट कब होता है? फीटल लाइफ से शुरू होता है। पोस्ट कब तक रहता है? जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। कंटिन्यूस कब होता है? एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मतलब आपको पता ही, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक बार एक ओवम निकलेगा। ठीक है। मतलब होता ऐसा है कि ना, जब आपको मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगा ना, उसमें आपको बताऊंगा बहुत सारे oogenesis ना, मतलब बहुत सारे एग के ना, आप समझ लो प्रिकर्सर, प्रिकर्सर समझ रहे हो ना, वो जो आगे जाके हमारा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। तो समझो कि हमारा जो प्रिकर्सर है ओवम का, बहुत सारा बन जाता है अपना फीटस में, फीटस की फीटल लाइफ में ही बहुत सारा बन जाता है। बट क्या होता है कि उसके बाद वो बनता नहीं, जैसे वो बेबी बाहर रहता है, उसके बाद हमारे कोई भी अपना प्रिकर्सर बनता नहीं है जिससे ओवम बनता है। तो बेसिकली जितने एक बार बन के फीटस में उतने ही बने रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अपने डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बहुत कुछ ही बचते हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ ही, आपको पता ही होगा, जो पीरियड्स होते हैं वो 15 या 20 ईयर्स तक ही रहते हैं। ठीक है। ये हमारे लाइफ टाइम नहीं रहते गर्ल्स के, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रिकर्सर होते हैं, जो ओवम बनाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इतना आप याद रखिए कि हमारे एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं, हर एक पता है, हर बार एक इमेच्योर ओवम निकलेगा हर मंथ में, है ना, कभी कभी दो भी निकल जाते हैं।
एक्सेप्शन केस होता है बहुत, है ना? कंप्लीट क्या होता है? ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहले इसके फेजेस हैं, फेजेस समझने से पहले से आपको थोड़ा मैं ये साइकिल समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो। ये हमारा है oogoनियम, जिसको हम बोल सकते हैं जर्म सेल, जिससे ही हमारा बनेगा ओवम। ये हमारा oogoनियम हो गया, जर्म सेल। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। आपको अगर मेयोटिस और मेयोसिस और माइटोसिस नहीं पढ़ा, तो आप एक बार वो पढ़ लेना, रीड कर लेना। अगर आपने लेक्चर देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो टर्म्स यूज हो रही है, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि oogoनियम में हमारा 46 क्रोमोसोम नंबर है। अब ये क्या होगा, ये जाएगा अंडरगो होगा, मतलब माइटोसिस होगी, इनमें क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें सेम क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है? याद रखिएगा, सेम क्रोमोसोम नंबर होता है 46, ठीक है? तो हमारे जो oogoनियम है, हमारे जर्म सेल है, उसने हमारा प्राइमरी ऊसर बनाया है, दो डॉटर सेल बनाया है, बट हम एक ही बात करें। एक और ऐसे ही साइकिल दूसरा बगल में चल रहा होगा, ठीक है, साइड में चल रहा होगा। तो पहले हम एक ही बात करें ना यहाँ पे। तो समझ लो कि ये हमारा एक प्राइमरी ऊसर बनेगा, उसके अंदर भी हमारे 46 क्रोमोसोम नंबर है। अब देखो, अब होगी मियोसिस, और आपको पता है मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में होता है कि एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं। और उन जो डॉटर सेल्स होते हैं, उनके जो अपने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वो हाफ होते हैं, याद रखिएगा। जो मियोसिस होता है उसमें एक पेरेंट सेल दो बार सेल डिवीजन करता है, मतलब दो बार सेल डिवाइड, मतलब उनकी दो बार डिवीजन होती है, और चार डॉटर सेल बनाते हैं। और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं, मतलब 23 ही क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ऐसा क्यों? खुद, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर एक फीमेल के 46 क्रोमोसोम नंबर है उसके ओवम का, और एक जो मेल है उसका भी स्पर्म का अपना 46 है, तो वो जो आपस में कंबाइन होंगे तो 92 का थोड़े बेबी बनाएंगे, वो तो बनाएंगे तो 46 ही, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो इसलिए हाफ ऑफ होते हैं, कि ताकि 40 23 मिले, तो अपना एक 46 का ह्यूमन बनाए, ठीक है? तो अपना स्पर्म में भी होता था, मेयोसिस होती थी, है ना? आप उसमें देख सकते हो, ठीक है? तो क्या हुआ, ये हमारा बन गया प्राइमरी oocyte। अब इसकी बात होगी इसकी मियोसिस, मतलब मियोसिस वन, मियोसिस टू, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये दो बार सेल डिवाइड करते हैं, इनमें दो बार डिवीजन होती है। तो अपने समझ लो ओवरऑल हमारे चार क्या बन गए? डॉटर सेल्स बन गए। अब ध्यान से देखो, ये चार डॉटर सेल बने हैं, ठीक है, बट इसमें एक ही ओवम बन रहा है, ऐसा क्यों? देखो, आप इतना समझो, ये चार भाई बहन है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम अब बच नहीं पाएंगे, अनाज थोड़ा है, मतलब कि खाना बहुत थोड़ा है, ठीक है? अब ये कहते हैं कि भाई हम में से कोई नहीं बच पाएगा अगर हम थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे। बट अगर हम सब खाना एक जाने को दे दें, तो एक जना सर्वाइव कर पाता है, पर हम तीन अपनी कुर्बानी दे देंगे, सेक्रीफाइस कर जाएंगे अपनी लाइफ को, हम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लेंगे किसी एक पर्सन के लिए। तो क्या करते हैं, ये इस पर्सन को अपना सारा साइटोप्लाज्म, जो समझो, ऐसा समझो कि वो सारा खाना अपना इस भाई को दे देते हैं, और उसको ओवम बना देते हैं, और ये तीनों खुद सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है? अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा होता है। देखो, हमारा पहला फेज है अपना मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसको हम ऊगोनियम, हमारा क्या होता है? ऊगोनियम 46 क्रोमोसोम नंबर है, याद रखिएगा, एन मतलब 23, ठीक है? पेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा 23 पेयर, ठीक है? oogonim is the female germ cells present in the fetal ovary, contains 46 chromosome divided repeatedly by mitosis to produce millions of oogonia। मतलब कि जो हमारा oogonim है, हमारे germ cell है, जो हमारे fetal ovary के अंदर पड़ा है, मतलब कि जो fetus है, जो हमारा womb के अंदर बेबी पड़ा है, उसके ओवरी में हमारा oogonim पड़ा है, जिससे हमारे बहुत सारे ओवम बनेंगे, ठीक है? बट जो oogonim होता है, ये अपने माइटोसिस करता रहता है, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, जिससे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है? और उनमें क्रोमोसोम नंबर भी 26 46 रहता है। आप माइटोसिस और मायोसिस का लेक्चर जरूर देखिए, उससे बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है? तो यही ये कह रहा है कि जो oogonim है, वो अपना एक जर्म सेल है, जो अपने फीटो ओवरी के अंदर होता है, वो बहुत सारा माइटोसिस करता है, बहुत सारे सेल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ oogonia बना देता है, मतलब बहुत सारे oogonia बनाते हैं, जिससे बहुत सारे अपने ओवम बन सके, ठीक है? बट क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है? वो मेस्ट्रो साइकिल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या? इंक्रीज द नंबर ऑफ जर्म सेल्स, नो meiosis occur in this phase। मतलब कोई म्योसिस नहीं होती है अपनी मल्टीप्लीकेशन फेज में, ठीक है? म्योसिस हमारी बाद में होती है, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। फेज टू शुरू होता है ग्रोथ फेज, ठीक है? ईच oogonim enlarge and become a primary oocyte, ठीक है? हमारा हर एक oogonim enlarge होकर प्राइमरी oocyte बनाता है, और हम कह सकते हैं उसको सेल डिवाइड करके अपना प्राइमरी oocyte बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है? अब डीएनए replicates before meiosis, each chromosome number has a two sister chromatids, still has a 46 chromosome, surrounding follicle cells and primordial follicles। तो इस फेज में क्या है कि जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि आपको पता है, हर एक जो अपना ओवम है, वो भी अपने मदर्स के कैरेक्टर लेके आता है, तो ऑब्वियसली उसमें रेप्लिकेशन होता है, उसके जीन का कॉपिंग होती है, तभी तो जो एक बेबी होता है उसमें मदर्स के भी कैरेक्टर होते हैं, फादर के भी होते हैं। तो हर एक जो हमारी, याद रखिएगा, जब मेयोसिस और माइटोसिस भी बढ़ते हैं, तो जब उनकी सेल डिवीजन होने लगती है, तो उससे एक फेज पहले उनकी रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि उनकी जो जीन्स है वो कॉपी होती है ओवम में। समझो कि जो ओवम के थ्रू उसकी जीन्स अपनी कॉपी होती है, ताकि जब हमारा स्पर्म आए तो फर्टिलाइज होए, तो बेबी बने, तो उसके अंदर फीमेल्स के भी करेक्टर हो और अपने मेल्स के भी करेक्टर हो। और जो डीएनए रेप्लिकेशन तो स्पर्म में भी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें भी होती है माइटोसिस से पहले, ठीक है, मियोसिस से पहले होती है, याद रखिएगा, ठीक है? मियोसिस से पहले अपने डीएनए
डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, उसमें जीन्स की कॉपिंग होगी, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? ये आप मेयोसिस में आप या माइटोसिस आप जाके लेक्चर दे सकते हो। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे समझो, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो अपना क्रोमैटिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रोमैटिड से बना हुआ है, ठीक है। इतना याद रखिए कि इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ होता क्या है। देखो, जो अपना क्रोमोसोम होता है ना, उसके ना आगे पीछे ना अपने स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। आप समझो हमारे एक सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना, आपको पता है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, बाहर आने नहीं देता, ठीक है। तो कहते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, ऐसे समझो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा क्रोमोसोम है, वो एक्सपोज हो जाता है अपने स्पिंडल फाइबर के सामने, ठीक है। मतलब कि उसके सामने आ जाता है। तो स्पिंडल फाइबर क्या कहते हैं? उसको ना खींचने लग पड़ते हैं अपनी तरफ। जो अपने स्पिंडल फाइबर होते हैं उन दोनों को, जो अपने जो क्रोमोसोम है उसको तोड़ने लग पड़ते हैं। तोड़ के वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इतना याद रखिए, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे स्पिंडल फाइबर जब तोड़ देते हैं क्रोमोसोम को अलग अलग पार्ट्स में, तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? ये दो हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन के फिर अपना अलग दूसरा फेज शुरू होता है, जिसमें अपने फिर न्यू क्रोमैटिड बन जाता है। हर एक सिस्टर क्रोमैटिड का एक इंडिविजुअल, समझो कि जो हमारे दो क्रोमैटिड बने हैं उनके पास जो अलग अलग क्रोमैटिड बन गए हैं ना, उन दोनों के पास अलग अलग अपना कोर क्रोमैटिड आ जाएगा, मतलब डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से दो क्रोमोसोम बन जाएंगे। फिर वो दो क्रोमोसोम सेपरेट होके अपना एक अलग डॉटर सेल बना देंगे, एक अलग डॉटर सेल बना देंगे। तो ओवरऑल हमारे दो सिस्टर क्रोमैटिड से दो न्यू डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस माइटोसिस में आता है और म्योसिस में आता है। म्योसिस में 4 बार होता है, ठीक है। सॉरी, अपना 2 बार होता है कि ताकि 4 बार बने, ठीक है, 4 हमारे डॉटर सेल बने, ठीक है। आप उसको देख लेना। आप इतना याद रखो, बस दो सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि हमारे तब भी हमारे 46 क्रोमोसोम नंबर ही होते हैं, याद रखिएगा। इस पेज में हमारे अभी तक 46 क्रोमोसोम नंबर ही है, ठीक है। अभी पूरे सेपरेट नहीं हुआ, अभी हमारे डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। अब प्राइमरी oocytes स्टार्ट म्योसिस 1। अब हमारी जो अपनी oocyte है, प्राइमरी oocyte, वो म्योसिस 1 शुरू कर देती है, बट स्टॉप एट प्रोफेज 1। बट हमारे जो प्रोफेज 1 आपको पता हो, जैसे म्योसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, टेल फेज और एक और फेज होता है, जिसमें हमारे 4 फेज होते हैं। बट इसका क्या होता है कि ये हमारा जब पहला फेज ही कंप्लीट करता है, जो म्योसिस का बस पहला ही फेज शुरू अभी कंप्लीट हुआ होता है, ये रुक जाता है यहाँ पे। क्यों रुक जाता है? क्योंकि रिमेन अरेस्टेड बिफोर बर्थ एंड अंटिल प्यूबर्टी, मतलब कि ये जो प्रोफेज अपना कंप्लीट वन होता है वहीं पे रुक जाता है जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, ठीक है। मतलब कि 10-15 साल तक ये रुक जाता है, 10-14 साल तक ये रुक जाता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी आएगी तब ये अपना प्रोफेज 1 के बाद शुरू करेगा आगे का प्रोसेस, ठीक है। अब क्या, अब बेबी गर्ल इन बोर्न विद 1 to 2 मिलियन प्राइमरी oocyte एंड प्यूबर्टी ओनली अबाउट 30,000 to 47 रिमेन। जैसे बात आ गई ना, मैंने बताया कि जो गर्ल है वहां पे 10 से 20 लाख अपने प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। बट क्या होता है कि जब तक प्यूबर्टी आती है 10-15 साल में, हमारे 30 से 40 हजार अपने ओवम जो अपने कह सकते हैं जो हमारे प्राइमरी oocyte होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। क्यों होते हैं? मतलब कि 30 से 40 हजार ही रहते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। मतलब कि उनके जैसे आपको पता है किसी को सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे को खाने लग पड़ते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। अब थर्ड फेज क्या कहता है? मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होता है? अब याद रखना, अभी तक बस म्योसिस 1 का पहला ही फेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी बाकी का फेज पड़ा हुआ है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन प्राइमरी oocyte कंप्लीट म्योसिस 1। मतलब कि कह रहा है कि जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, हर एक अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, हर प्राइमरी oocyte अपना म्योसिस 1 कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। लास्ट सेल होता है रिसीव ऑलमोस्ट ऑल साइटोप्लाज्म फंक्शन बॉडी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ से यहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया है, ठीक है। ये प्राइमरी पोलर बॉडी बन गया है, ठीक है। इसका साइज हमारा आगे जाकर बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है ये सब इसको खाना दे देंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें म्योसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। म्योसिस जैसे होता है इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है, मतलब कि 46 का हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इमीडिएटली बिकम्स म्योसिस 2। म्योसिस 2 भी शुरू होती है। बट यहाँ पे फिर बोला कि जो हमारा मेटाफेज है, मतलब म्योसिस 2 का मेटाफेज जब 2 कंप्लीट होता है वहीं पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। देखो, जैसे मैंने बात की थी ना कि हमारे जो ओवम है, जब तक फर्टिलाइज नहीं होता तब तक ये इमेच्योर ही रहता है, ठीक है। तो वही बात आ गई कि इसने म्योसिस 2 भी शुरू कर दिया है और म्योसिस 2 के मेटाफेज तक भी पहुंच गया है। बस इसको एक फेज ही रह गया करने वाला, उसके बाद ये मेच्योर हो जाएगा। बट क्या होता है कि ये वहां पे रुक जाता है और ये अपने ओवुलेशन, मतलब कि जब ओवुलेशन फेज आता है तो ओवरी से ये निकल जाता है, मतलब कि इमेच्योर ओवम ही निकल जाता है जिसने अभी मेटाफेज ही कंप्लीट किया है। अभी का जो साइटोकाइनेसिस फेज उसने कंप्लीट ही नहीं किया है, साइटोकाइनेसिस सॉरी अपना टेलोफेज वगैरह कंप्लीट ही नहीं किया है, ठीक है। और ये बाहर निकल चुका है
ओवरी से, ठीक है? और ओव्यूलेशन फेज में हमारा ओवरी से बाहर निकल चुका है और द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नॉट द ओवम। यहाँ पे बात करें ये ओवम नहीं है, ये इमेच्योर ओवम है, अब ये कंप्लीट मैच्योर ओवम नहीं है, इट इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है? इफ स्पर्म एंटर्स द सेकेंडरी oocyte meiosis टू कंप्लीट, वही बात होगी कि जब तक जैसे स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया तो इसने अपने meiosis टू कर लेनी है कंप्लीट और एक मैच्योर ओवम बन जाएगा, ठीक है? और वंस सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड 23 द प्राइमरी पोलर बॉडी में ऑल्सो डिवाइड, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो जो हमारी प्राइमरी पोलर बॉडी है वो भी अपनी आगे डिवाइड होगी, तो अपने सेकेंडरी पोलर बॉडी बना रही है। जो सेकेंडरी oocyte है ये भी हमारे डिवाइड होकर एक पोलर बॉडी बना रही है और एक ओवम बना रही है, तो ये तीनों अपने इसको खाना दे देंगे और ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इसमें यही है कि देखो इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें बोला क्या है, देखो जो हमारा पहला फेज था उसमें क्या था, उसमें हमारे जो oocytes अपने ooconin थे, बस वो मल्टीप्लाई होके बहुत सारे अपने जॉन्सन्स बना रहे थे, मतलब ठीक है। अब दूसरा फेज में क्या होता था कि जो हमारे प्राइमरी oocytes बनते थे और प्राइमरी oocytes हमारे पहला अपना माइटोसिस कंप्लीट कर लेते थे और माइटोसिस का बस पहला ही स्टेप कंप्लीट किए होते थे, ठीक है? उसके बाद वो रुक जाता था। फिर हमारा थर्ड फेज आता था, उसमें क्या होता था, जो हमारे प्राइमरी oocytes थे, ठीक है, वो अपना मेयोसिस वन भी कंप्लीट कर लेते थे, बट मेयोसिस टू का अपना मेटाफेज तक ही कंप्लीट कर पाते थे, उसके बाद वो रुक जाते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, जो जिस मतलब कि जितने भी हमारे प्राइमरी oocytes वगैरह थे, जो हमारे सेकेंडरी oocytes बन गए थे मेयोसिस के बाद में, सेकेंडरी oocytes बन गए थे जिन्होंने अभी मेटाफेज टू ही कंप्लीट किया था, उसके बाद वो वैसे ही अपने ओवरी से निकल जाते हैं, ठीक है, ओवुलेशन फेज में अभी वो कंप्लीट ओवम नहीं बने होते हैं, ठीक है? अब उसके बाद कहते हैं अगर वो स्पर्म अपना उसके पास आ गया, उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो वो अपना मेयोसिस टू पूरा कंप्लीट कर लेते थे। अगर उसके पास नहीं आया, उसने अपना मेयोसिस टू नहीं कंप्लीट किया और वो अपना पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाते थे, ठीक है? तो अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इफ अ स्पर्म एंटर्स सेकेंडरी oocytes meiosis to complete, ठीक है, वही बात हो गया, ठीक है? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर सेकेंडरी oocytes डीजनरेट, मतलब कि जब हमारे पीरियड्स के थ्रू जो ब्लड आता है ना, उसमें मैच्योर ओवम नहीं होता है, याद रखिए वो मैच्योर ओवम नहीं होता है, वो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है जो अभी इमेच्योर होता है, ठीक है? Meiosis two is never completed. Menstruation occurs. Polar bodies are small cells formed during unequal division of meiosis. मतलब पोलर बॉडीज हमारे स्मॉल साइज होते हैं क्योंकि अपना अपना सारा खाना अपना एक जाने को दे दिया होता है कि ताकि वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है? रिमूव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वगैरह, ठीक है, ये हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है अपनी ये सारी चीजों में। आपको पता होगा एफएसएच जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये हमारे प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलएच भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपको पता होगा ये हमारे स्टोरल हार्मोन्स हैं, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं, है ना? ये हमारे फीमेल के ओवरीज वगैरह से भी निकलते हैं और साथ में ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके सेकेंडरी सेक्शुअल रेप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब हम प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे, तो अगर आपको थोड़ा समझ आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बस इतना याद रखिए जो हमारा oogonum है ये हमारा भी फीटस के अंदर है, प्राइमरी oocyte इसना फीटस के जैसे हमारा बेबी बाहर आ गया वहां अपना उसके अंदर जो अपना जर्म सेल होगा वो प्राइमरी oocyte होगा, ठीक है? अब जो हमारा प्यूबर्टी है उसके बाद यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ होगा, प्यूबर्टी पे सेकेंडरी oocytes बन जाएंगे, बट प्यूबर्टी के बाद हमारे सेकेंडरी oocytes बन जाएंगे, बट जब हमारा स्पर्म जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब नहीं बनेंगे, ठीक है? जब स्पर्म आएगा तब ये सब बनेंगे और ये चीज बनेगा, ठीक है? इतना याद रखिए कि ये हमारा समझ लो ये हमारा फीटस तक हो गया, फीटस तक समझो ये तक हो गया, ठीक है? मतलब प्राइमरी oocyte हमारा फीटस में ही बन गया था, ठीक है? अब फीटस के बाद जो ये चीजें बनेगी हमारा प्यूबर्टी के बाद बनेगा, ठीक है? अब प्यूबर्टी के बाद भी यहाँ तक ही बना, ठीक है? जब हमारा स्पर्म आ जाएगा उसको फर्टिलाइज कर देगा फिर ये सब चीजें बनेंगी, ये सब चीजें फिर हमारी बनेंगी, ठीक है? तो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? थोड़ा भी समझ आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही थे।